साथियों नमस्कार। आज बात करूंगा आपसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो सरकार ने उसको जेपीसी को भेजा है उसके बारे में। सॉरी, जेपीसी ने इसके बारे में लोगों से सुझाव मांगे हैं कि अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो भी कुछ लोग कहना चाहते हैं वो उनको लिख के भेजें। और उन्होंने अपना एक ईमेल एड्रेस भी दिया है, पूरा मेलिंग एड्रेस भी दिया है जहाँ पे ये सुझाव भेजे जा सकते हैं। आपको एक बात बता दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा विज्ञापन दिया है और मुसलमानों से कहा है कि वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में अपने विचार भेजें। मतलब वो मोबिलाइज कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के लिए समर्थन जुटाया जाए और वक्फ बोर्ड कायम रहना चाहिए। तो मेरे जैसे एक छोटे से आदमी ने भी कोशिश की है कि जेपीसी को कुछ सुझाव भेजे हैं, वो मैं एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 12 सुझाव भेजे हैं मैंने, और क्योंकि अभी वो गए हैं जेपीसी को, सोशल मीडिया पर नहीं डाले हैं मैंने, तो लोगों को वैसे ही पता चलना चाहिए कि मैंने लिख के क्या भेजा है। ये मेरी ड्यूटी है आपको बताना। सबसे पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने लिखी है, नंबर 1, कि वक्फ एक्ट को पूर्णतया स्क्रैप ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों को भारत तोड़ने की शक्ति दे रहा है। ये भारत जोड़ने की शक्ति नहीं दे रहा, भारत तोड़ने की शक्ति दे रहा है। और जिस तरह से वो लोग बढ़ चुके हैं, वो उनके तो मौलवी खुलेआम धमकी देते हैं कि हम तो किस दिन भी भारत पे कब्जा कर सकते हैं। नंबर 2, ये वक्फ बोर्ड जो है, देखिए, इट इज़ अगेंस्ट दी प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। देखिए, फॉर फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। बट जो वक्फ बोर्ड को क्रिएट किया गया और उसको अभूतपूर्व अकल्पनीय शक्तियाँ दी गई, अनचैलेंजेबल शक्तियाँ दी गई, वो उसने इस इक्विटी एंड जस्टिस के सिद्धांत को वायलेट किया, पूरी तरह वायलेट किया है। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ कोई जुडिशरी में कंप्लेंट ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल को कोई भी आदमी कहे जी मैं सुप्रीम हूँ, मेरी बात को कोई कोर्ट सुन नहीं सकता, तो ये तो इक्विटी एंड जस्टिस की बात ही नहीं रही इसके अंदर, तो मामले ख़त्म हो गया। फिर दे आर अबव द सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब तो ये हो गया। और मुझे नहीं समझ आता कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस चीज़ के ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया, और जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी है, लंबित है, उसके ऊपर सो क्यों रहे हैं वो? क्या मुसलमानों का इशू है इसलिए फैसला करते डरते हैं क्या? ये बड़े ताज्जुब की बात है। दे शुड नॉट स्लीप ओवर ऑन दिस सच टाइप ऑफ थिंग्स। और कहने की बात है कि अगर कल को पार्लियामेंट जैसे इस वक्फ बोर्ड को असीमित पावर्स दे दी गई और कोई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर सकता, तो कल को अगर पार्लियामेंट कोई भी, इसका मतलब आपने पार्लियामेंट को एक इनडायरेक्ट परमिशन दे दी है कि वो कोई भी कानून बनाए और उसके ऊपर लिख दे स्पेसिफिकली कि इसके ऊपर कोई कोर्ट इसकी लीगल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन नहीं कर सकता। आपको कैसा लगेगा? सुप्रीम कोर्ट को पूछो जरा, तांडव कर देंगे 1 मिनट में। लेकिन ये वक्फ एक्ट के बारे में कुछ नहीं बोले। 1995 में लागू हुआ, 1995 को 2013 में फिर इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए। यानी कि आप समझ लीजिए 24 और 5 29 30 साल हो गए। 30 साल तो सुप्रीम कोर्ट सो रहा है, और अब जो पिटीशन गई है उसके ऊपर सो रहा है। तो पार्लियामेंट अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी चीज़ के लिए बार कर देगी तो कैसा लगेगा? तो ये मैंने स्पेसिफिकली उसके अंदर पॉइंट रेज किया है। नंबर 4, जितनी संपत्ति और ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, उसका सही असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और असेसमेंट करके एक वाइट पेपर पब्लिश कराया जाए जिससे कि हकीकत का पता चल सके कि इन्होंने क्या किया हुआ है।
नंबर 5, भारत के विभाजन के समय जो कि धार्मिक आधार पर था, हिंदू के लिए हिंदुस्तान, मुसलमान के लिए पाकिस्तान, बड़ा सिंपल सा फिलॉसफी थी उनकी, और इसको कोई नकार नहीं सकता। हमको बेवकूफ़ बना के इन्होंने सेकुलर बना दिया, लेकिन जो आधार था वो धार्मिक आधार था। तो जो पाकिस्तान से हिंदू आए वो भी तो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आए वहाँ पर, वो तो पाकिस्तान ने जब्त कर ली, वहाँ की सरकार ने। अब ये है कि जो हिंदुस्तान से मुसलमान गए उनकी संपत्ति तो मुसलमानों ने अख्तियार कर ली। उस संपत्ति को तुरंत भारत सरकार को कब्जे में लेना चाहिए, वक्फ बोर्ड से छुड़ाना चाहिए। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उनको प्रॉपर्टी दे के थोड़ी गए, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। फिर आप देखिए वक्फ, छठा पॉइंट है, वक्फ बोर्ड के पास जो कब्जे में ज़मीन थी या है अब तक, उसके कुछ आंकड़े हैं। 1950 में 52,000 एकड़ ज़मीन थी इनके पास। 2009 में देखिए कितने टाइम के अंदर 4 लाख एकड़ हो गई। 2014 में 5 साल के अंदर 6 लाख एकड़ हो गई, और 2024 में 9,40,000 एकड़ भूमि इनके पास है। तो आज़ादी के बाद 52,000 हो गए ना, 2050 में 52,000 एकड़ ज़मीन इनके पास, बोर्ड के पास कहाँ से आई? क्योंकि पहला वक्फ एक्ट जो बना था 1954 में बना था, इनके पास ज़मीन कहाँ से आई? इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद मैंने 7वां पॉइंट लिखा है कि जो वक्फ एक्ट है 1954 का, उसके अंदर प्रॉपर्टी को देने के लिए उसमें लिखा है, वक्फ रेफर्स टू ए प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह के नाम में, फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। आगे लिखा है, लीगली इट इज़ ए परमानेंट डेडिकेशन बाय ए मुस्लिम, डेडिकेशन मतलब दान की गई है, ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्पसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम्स लॉ एज पायस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल। अब अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि इसका मतलब साफ है कि वक्फ के पास जो भी संपत्ति है या ज़मीन है, वो किसी न किसी व्यक्ति ने उनको दान किया होना चाहिए। वो ये नहीं कि किसी को भी जाके मांग ली, पर उठा ली प्रॉपर्टी की, कर रहे हैं ये, लेकिन वो किसी की दान की हुई होनी चाहिए। तो मैंने ये कहा है कि इसके अंदर जो भी आज संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है या ज़मीन है, उसकी जांच होनी चाहिए, किसने उसको दान किया, और अगर दान की हुई नहीं पाई जाती तो उस प्रॉपर्टी को, ज़मीन को सरकार तुरंत अपने कब्जे में ले ले। वक्फ बोर्ड का कोई मतलब नहीं उससे, ये तो गुंडागर्दी है। और संबंधित वक्फ बोर्ड के कर्मचारी जो हैं, लोग जो भी हैं कर्ता धर्ता, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। तो बोर्ड के कब्जे में लैंड और प्रॉपर्टीज की जांच, और जो ऊपर मैंने पॉइंट बोले हैं 4, 5, 6, जैसे 4 में बोला है मैंने कि जितनी संपत्ति इनके पास है उसकी, और विभाजन के टाइम पे जो गए उनके इनके पास जो मुसलमानों की संपत्ति इन्होंने अपने पास रखी वो, और जो 52,000 करोड़ की 52,000 एकड़ ज़मीन इनके पास आई वो, और उन सब का असेसमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए और उसको कहा जाए, और वो भी जज ऐसा होना चाहिए, कांग्रेसी नहीं, कोई पॉलिटिकली एफिलेटेड कोई नहीं, किसी पॉलिटिकल लीनिंग नहीं होनी चाहिए उसकी, सब मिल जाए, ऐसे भी जज मिल जाएंगे आपको। और उसको कहा जाए कि अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर दो। 6 महीने अगर, चलो 6 महीने मैंने माना, इनकी 9,40,000 एकड़ ज़मीन है, उसको जांच करने में टाइम लग जाएगा, चलो 1 साल दे दीजिए, लेकिन उसके ऊपर टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा, और वो पूरी की पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए और पब्लिश होनी चाहिए, वो इट शुड बी इन पब्लिक डोमेन। और जो प्रॉपर्टी इनकी पाई जाए कि ये हड़पी हुई है, जबरदस्ती खींची हुई है,
उसको सब कुछ जब्त कर लेना चाहिए। अच्छा, फिर 9वां पॉइंट है, बिल को जब जेपीसी को भेजा गया तो साहब तुरंत कई जगह इन्होंने प्रॉपर्टीज को हथिया लिया, जबरदस्ती दावा ठोक दिया उसके ऊपर। इंदौर में पता चला कि 45 प्रॉपर्टीज इन्होंने अपने कब्जे में कर ली। तो ऐसी प्रॉपर्टीज के कब्जा करने पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। नंबर 10, आज की तारीख में वक्फ बोर्ड के ने ज़मीनें और संपत्तियों पर कब्जा करने के जो नोटिस दिए हुए हैं उन सब पे रोक लगनी चाहिए। नो फर्दर एक्शन, बर्फ में लग गए। जैसे तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर, इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था, इनको दान कर दिया किसी ने। वो कैसे भाई वक्फ की प्रॉपर्टी दान की हुई होनी चाहिए ना। तब 15 साल का पुराना मंदिर जो है, तुम्हारा तो कोई उस वक्त मुसलमान पैदा भी नहीं हुआ था, वो कितने तुम्हें दान कर दिया। तो उस प्रॉपर्टी का, और अभी हफ्ते भर पहले हुआ है, पटना के नज़दीक गोविंदपुर का पूरे गांव का कब्जा कर लिया, नोटिस लगा दिया 30 दिन में खाली कर दो। इन तरह की जितने भी इन्होंने नोटिस दे रखे हैं उन सबको स्टे कर दो, जेपीसी स्टे कर दे, कोई फर्दर एक्शन नहीं होगा, न किसी को खाली करने की ज़रूरत है वहाँ पर, जैसे पटना में कहा है उन्होंने। किसी भी हाल में बोर्ड को यह अधिकार नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैंने शुरू में कहा बोर्ड को स्क्रैप करना चाहिए, जब तक स्क्रैप नहीं होता तब तक कह रहा हूँ मैं, किसी भी हाल में बोर्ड को यह अधिकार नहीं होना चाहिए वह किसी की भी संपत्ति या ज़मीन पर हाथ रखे और वो उसकी 30 दिन में नोटिस दे के उसको कब्जा कर ले, ये नहीं होना चाहिए। बोर्ड को किसी भी भूमि या संपत्ति पे अधिकार का दावा करने के लिए उससे संबंधित सारे दान किए गए कागज वगैरह वो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को सौंपने चाहिए। कोर्ट वोट सब मामला ख़त्म, गृह मंत्रालय को सौंपे और गृह मंत्रालय उसकी जांच करेगा कि ये प्रॉपर्टी जेन्युइनली दान की गई है, नहीं की गई है। नहीं की गई है तो प्रपोजल कैंसिल, और जिसने पर दावा ठोका है उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाए और आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए। और उसके बाद जितनी भी संपत्ति बोर्ड के कब्जे में है उसका उपयोग किस तरह से पायस, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। हो भी रहा है, नहीं हो रहा। कितने गरीबों को, मुसलमान गरीबों को, जो कहते हैं ना हम तो गरीब है जी, ऑपरेस्ट क्लास है, तो ये वक्फ बोर्ड ने उस ऑपरेस्ट क्लास का क्या किया, उसको क्या फ़ायदा पहुंचाया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो नहीं कि पैसा लूट लूट के खुद ही खा रहे हो, कांग्रेस को दे रहे हो क्योंकि कांग्रेस ने इनको पूरी पावर दे दी, तो ये तो कांग्रेस को फंडिंग कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इनके मौलाना दावा करते हैं कि हम तो भारत को कब्जा कर लेंगे, हमारे पास इतनी ज़मीन हो गई है। आप सोचिए, केरल में ये कहते हैं हमारे पास 60% ज़मीन हमारे कब्जे में है। 60%, आप हिसाब लगा लीजिए, 60% ज़मीन के कब्जे में। और वायनाड में अभी भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड, ज़बरदस्त बाढ़ आई, वहाँ बारिश हुई, कोई वक्फ बोर्ड का आदमी वहाँ खड़ा हुआ मिला हो तो मेरे को बता दो जिसने वहाँ पे मदद की हो। एक भी वक्फ का नहीं, या एक भी पैसा खर्च हुआ वहाँ पे वक्फ का, ये मेरे को बता दीजिए। फिर जब नहीं होता तो फिर वक्फ को इतना लुटियारा क्यों बना रखा है इन्होंने, जो मर्जी प्रॉपर्टी को लूट लेते हैं वो। तो ये इस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है कि जो केरल में हुआ है उसके अंदर इनका क्या रोल रहा था भी नहीं था तो इनको वक्फ बोर्ड अपने आप ही, इट ऑटोमेटिकली डिजर्व टू बी स्क्रैप्ड, ये मेरा अपना मानना है। और ये एक लोग अभी कैंपेन चला रहे हैं कि एक लाइन का उसमें सजेशन भेज रहे हैं जेपीसी को, स्क्रैप द वक्फ बोर्ड, स्क्रैप द वक्फ बोर्ड। मैं स्क्रैप करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैंने साथ में अपने रीज़नेबल रीज़न दे के मैंने सुझाव दिए हैं कि किस लिए इसको स्क्रैप करना चाहिए और इनके ऊपर क्या बंदिशें, जब तक स्क्रैप नहीं होता जब तक क्या बंदिशें लगानी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात
वक्फ संशोधन होने तक, बिल पास होने तक वक्फ बोर्ड को निर्देश दिए जाएं कि उसके द्वारा किसी भी भूमि और संपत्ति का अधिग्रहण की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोकी जाती है, और खुद भी रोके, वो सरकार तो रोके ही रोके, वो खुद भी रोके, और नहीं रोकते तो उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। ये मैंने, और अगर वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ संसद की मानहानि का केस दायर होना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेज मोशन आना चाहिए, क्योंकि ये जेपीसी इनको डायरेक्शन दे रही है। जेपीसी डायरेक्शन देगी तो जेपीसी का डायरेक्शन नहीं मानेंगे तो प्रिविलेज मोशन तो होना चाहिए ना फिर। तो ये मैंने सुझाव भेजे हैं, मेरा ख्याल है आपको ये सुझाव पसंद आए होंगे, और इस वीडियो को इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये बहुत लोगों तक पहुँचे, और लोग इन सुझावों के अलावा जो भी उनके मन में सुझाव आए वो जेपीसी को भेजें, और उससे ये होगा कि जेपीसी के पास जितने सुझाव पहुँचेंगे जेपीसी विल कंसिडर इट। उनका जो मेरे को लगता है कि जो पैराफर्नेलिया है उनका काम करने का वो काफ़ी बड़ा होगा, और सब सुझावों को वो कंसिडर करेंगे और उसके बाद फैसला होगा। तो इसलिए बेटर है कि आप सभी लोग इन सुझावों को सुने और आगे बढ़ाएं, और लोगों से गुजारिश भी करें कि भाई अपने अपने सुझाव जेपीसी को जरूर भेजिए। जेपीसी का जो एक ऐड है उसके अंदर उनका ईमेल एड्रेस दे रखा है, और कहें तो आपको मैं बता देता हूँ ईमेल एड्रेस क्या है उनका। एक मिनट में बताता हूँ। जी मेरे को मिल नहीं रहा अभी। हाँ, JPC वक्फ LSS@संसद.nic.in इसके ऊपर भेजिए। तो मेरा ख्याल है आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आए होंगे। आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।